So now we will discuss in detail or one by one what is the conventional sources of energy. ठीक है. So सबसे पहले अगेन फॉसिल्स फ्यूल्स जो है वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है. हम लोग फॉसिल्स फ्यूल्स के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, हमें पता है, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि फॉसिल्स फ्यूल्स कैसे बनते हैं. जो डेड एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं वो ओवर द टाइम ज़मीन के अंदर बरीड हो जाते हैं अंडर द प्रेशर एंड द टेम्परेचर. उसके अंदर वो ग्रेजुअली थाउजेंड ऑफ ईयर्स बाद वो लोग कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल्स फ्यूल्स में. ठीक है. जो लार्ज एनिमल्स और लार्ज प्लांट्स होते हैं वो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेयरएज जो छोटे एनिमल्स और छोटे प्लांट्स होते हैं वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है. डेफिनेशन के लिए भी अगर आप जाए तो सी नेचुरल फ्यूल फॉर्म डीप अंडर द अर्थ फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड फॉसिल्स फ्यूल्स. अगेन यहाँ पर भी वही बात की गई है कि प्री हिस्टोरिक टाइम में, यानी कि आज से 2000 साल पहले, 3000 साल पहले जो एनिमल्स और जो प्लांट्स एग्जिस्ट करते थे वो मर गए, फिर सड़ गए, ज़मीन के अंदर धंस गए, वहाँ पे बहुत टेम्परेचर प्रेशर के अंदर कन्वर्ट हो गए किसमें, फॉसिल्स फ्यूल्स में. ठीक है. सो कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस जो हैं वो फॉसिल्स फ्यूल्स है. आई गेस हम सब ने कोल देखा होगा. कोल को हिंदी में कोयला बोलते हैं. पेट्रोलियम इज़ लाइक एवरीबडी नोज पेट्रोल जो हमारे गाड़ी वाड़ी में चलता है. नेचुरल गैसेस भी आजकल बहुत ही इजीली अवेलेबल है. सो ये सारे फॉसिल्स फ्यूल्स है. ठीक है. देन अगेन हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे बने हैं. नेक्स्ट वी विल स्टडी, हम लोग पढ़ेंगे कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस एक कैसे बने हैं. ये तो पढ़ लिया हमने. कैसे, क्या इनके यूजेस है, क्या एडवांटेज है एंड क्या डिसएडवांटेज है. ओके. सो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में सबसे पहला जो फ्यूल है वो है कोल. अगेन कोल को हिंदी में कोयला बोलते हैं. क्या होता है कोल? कोल इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन. ठीक है. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है. ऑल्सो इसमें सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट होता है. ठीक है. एडवांटेज क्या होते हैं कोल के? कोल का एडवांटेज यही होता है कि कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. येस, हम लोग ने सबसे पहले, बिकॉज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी तो पहले जब ये डिस्कवर किया गया था तो इसी को एज अ फ्यूल यूज़ कर करके दूसरे सोर्सेस ऑफ एनर्जी बनाए जाते थे. ठीक है. जैसे कि थर्मल एनर्जी हो गया, जैसे हीट हो गया. ठीक है. इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस था, स्टीम इंजन से हमारी ट्रेन चला करती थी, जो कि ऑब्वियसली कोयले से ही स्टीम बनता था और वो स्टीम इंजन से ट्रेन या गाड़ी वाड़ी चलती थी. तो अगेन ये एक बहुत ही अच्छा इसका एडवांटेज था कि ये दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में यूज़ किया जा सकता था. ठीक है. दूसरा, लॉट ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कोयल. येस, बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होता है जब हम लोग कोल को जलाते. डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो इसका जो एक मेजर डिसएडवांटेज है वो ये है कि स्मोक छोड़ता है. जब इसको जलाया जाए तो स्मोक छोड़ता है, जिसकी वजह से बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती है और हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है. दैट्स अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ दिस फ्यूल. ठीक है. यूजेस की अगर बात करें तो क्योंकि एक कन्वेंशनल सोर्स है और बहुत पहले से चला जा रहा है, पहले भी मैंने जैसा कहा कि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट था. बड़े बड़े इंडस्ट्री में बहुत लार्ज पैमाने पे कोल को जलाया जाता था, हीट क्रिएट किया जाता था, या फिर थर्मल एनर्जी क्रिएट की जाती थी, या स्टीम इंजन्स चलाए जाते थे. तो अगेन ये होम और इंडस्ट्री में एज अ हीटिंग पर्पज यूज़ किया जाता है. इंडस्ट्री तो हमने डिस्कस कर लिया. होम की अगर बात करें तो अभी भी अगर तुम हिल स्टेशन पे चले जाओ जहाँ बहुत ठंडी होती है, वहाँ पे हम उसको जला के आगों को सेका जाता है. कुकिंग पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट अगेन यूजेस ऑफ फ्यूल इन थर्मल पावर प्लांट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. हम लोग आगे की टॉपिक पे पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे कोयला को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता था टू जनरेट थर्मल एनर्जी, थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट ये अगेन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन पढ़ा है हमने आई गेस 8 या 9th में. तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन यूज़ करके हम लोग कोयले को कोक में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. कन्वर्ट करते हैं एंड कोक इज़ अ बेटर फ्यूल कंपेयर टू कोल. ठीक है. ऑल्सो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है जब भी हम लोग ओर को एक्सट्रैक्ट करना रहता है, यानी कि इम्प्योर मिक्सचर ऑफ इम्प्योर जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें से प्योर करना रहता है, उनको एक्सट्रैक्शन करना रहता है. तो ठीक है. नेक्स्ट कोल इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेट्रोल, कोल गैस एंड सिंथेटिक नेचुरल गैस. अगेन ये एज अ फ्यूल यूज़ होता है मैन्युफैक्चर करने के लिए पेट्रोल या फिर कोल गैस एंड सिंथेटिक नेचुरल गैसेस को. ठीक है. सो ये तो था एवरीथिंग अबाउट कोल के एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड यूजेस.
नेक्स्ट जो है वो है पेट्रोलियम. पेट्रोलियम अगेन इज द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस हाइड्रोकार्बन्स. केमिस्ट्री में इसका एक कंप्लीट चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, उसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स के बारे में. लेकिन पेट्रोलियम जो होता है ये इन्हीं सॉलिड, लिक्विड और जो गैसेस हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका मिक्सचर होता है. अलॉन्ग विद दैट इनमें मिक्स होता है पानी, सॉयल एंड अर्थ पार्टिकल्स. अगेन ज़मीन के अंदर से मिलते हैं तो ये चीज़ें मिलना फिजिबली है. जो चीज़ें मिलती हैं उसे एक्चुअली क्रूड ऑयल बोलते हैं, यानी हिंदी में उसको कच्चा तेल बोलते हैं. उस कच्चे तेल का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है. ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर्स पे उनको डिस्टिल किया जाता है. और जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है तो हमें ये फॉलोइंग प्रोडक्ट्स मिलते हैं. ठीक है, सबसे पहले जो मिलता है वो होता है पेट्रोलियम गैस. ऑब्वियसली पेट्रोलियम गैस जिनको कि हम एज अ LPG अपने घरों में यूज़ करते हैं. ठीक है, पेट्रोल, आई गेस पेट्रोल सबको पता है कि इससे जो भी लाइट व्हीकल्स होती हैं, स्कूटर हो गया, बाइक हो गई, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चलाने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल होता है. डीजल की बात करें तो जो भी हैवी व्हीकल्स होते हैं, ट्रक हो गया, ट्रैक्टर्स हो गए, बसेस हो गए, तो जितने भी हैवी व्हीकल्स होती हैं उनको चलाने के लिए यूज़ किया जाता है डीजल. इसके अलावा किरोसिन को अगेन हीटिंग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है. किरोसिन एंड फ्यूल ऑयल दोनों को ही हीटिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है. फ्यूल ऑयल को थर्मल एनर्जी क्रिएट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो पेट्रोलियम गैस के बारे में जानना ज़रूरी है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सबसे पहले जो हमें मिलता है वो होता है पेट्रोलियम गैस. अगेन पेट्रोलियम गैस क्या है? पेट्रोलियम गैस मेन जो इसका कॉन्स्टिट्यूट होता है वो होता है ब्यूटेन. ठीक है, ऑल्सो स्मॉलर अमाउंट ऑफ प्रोपेन एंड इथेन प्रेजेंट होता है इसके अंदर. ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है दैट व्हाट इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ LPG या फिर पेट्रोलियम गैस. तो अगेन इसका आंसर है ब्यूटेन. ब्यूटेन इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम गैस. इसके अलावा प्रोपेन एंड इथेन भी इसमें प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अंडर प्रेशर जो पेट्रोलियम गैस होता है, अंडर प्रेशर उसको हम लोग लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में, यानी कि पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाई कर देते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में कन्वर्ट हो जाता है. एंड देन अगेन LPG की अगर बात आती है तो हमें क्या याद आता है? सिलेंडर. ठीक है, तो हम आई गेस हम सबके घरों में सिलेंडर है, हम सब ने देखा हुआ है. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे याद है वो ये है कि जो सिलेंडर्स होते हैं, जो हमारे घर में LPG सिलेंडर्स आते हैं, उसमें मरकैप्टन नाम का एक कंपाउंड ऐड किया जाता है, इसीलिए ताकि वो गैस के लीकेज को डिटेक्ट कर सके. ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा जब भी गैस खुला रह जाता है गलती से तो हमें अजीब सी स्मेल आने लग जाती है. वो जो स्मेल होती है वो मरकैप्टन की वजह से आती है. ठीक है, और अगर हम एडवांटेज की बात करें, आई गेस हमने ये पहले भी डिस्कस कर लिया था, बट लेट्स सी इट अगेन. अगर LPG के एडवांटेज की बात करें तो इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है. स्मोकलेस फ्लेम कॉजेज नो पोल्यूशन, बिना स्मोक के जलता है, पोल्यूशन नहीं फैलाता, कोई भी हार्मफुल गैस नहीं रिलीज़ करता. इसके अलावा ईजी टू हैंडल है, स्टोर करने के लिए भी ईजी है. सिलेंडर में डाला, सील किया, बस बंद हो गया. एंड इट्स अ क्लीन डोमेस्टिक फ्यूल. ठीक है, बहुत सारा तामझाम नहीं है केरोसिन ऑयल की तरह, स्टोव खोलो, स्टोव के अंदर डालो. अगेन उसमें स्मोक भी उठता था, लेकिन वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं. सो दिस इज़ अ गुड फ्यूल. ठीक है, डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो उसका एक बहुत ही बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि इसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है. इसलिए हम लोग लाइटर जलाते हैं और लाइटर से जो हमारा गैस है वो जल जाता है, चूल्हा है जो हमारा जल जाता है. तो इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है. इसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं. अगर गलती से गैस खुला रह गया या कहीं से लीकेज हो गया पाइप वगैरह से, या फिर सिलेंडर अगर लीकेज है तो अगर हमने रूम में माचिस जलाया तो पूरा ब्लास्ट हो जाता है. ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट्स मैंने सुने हैं, देखे हैं, टीवी में, न्यूज़ में सुना है. तो ये इसका एक मेजर ड्रॉबैक है. इसीलिए जब हम लोग LPG कनेक्शंस पहली बार लेते हैं या फिर ऑन अ रेगुलर बेसिस उनके एग्जीक्यूटिव्स घरों पे आते हैं और बताते हैं कि कैसे LPG को यूज़ करना चाहिए. अगर आप LPG को यूज़ कर रहे हो, रेगुलर इंटरवल में आप चेक करते रहो कि कहीं से लीक तो नहीं हो रहा है, वो रबर सही है, चूल्हा सही है, वो आपके चूल्हे को भी चेक करते हैं जस्ट टू अवॉइड एक्सीडेंट्स. ठीक है, दूसरी बात, हमेशा वो लोग बोलते हैं कि अगर जहाँ पे भी आपने LPG का कनेक्शन रखा हुआ है, LPG रखा हुआ है, वहाँ पे कोई दूसरी चीज़ जो जलने वाली चीज़ें नहीं रखनी चाहिए. वहाँ पे स्टोव वगैरह, हीटर वगैरह या फिर कोई दूसरी चीज़ जलने वाली नहीं होनी चाहिए. हमेशा जब भी आप यूज़ कर रहे हो उसके नीचे वाले जो रेगुलेटर का नॉब होता है उसे यूज़ करो, 2 बार चेक करो कि सब प्रॉपर है कि
नहीं है प्रॉपर। अगेन जब गैस आता है उसी वक्त, जब भी गैस सिलेंडर्स आता है उसी वक्त आप एग्जीक्यूटिव्स को ये बताओ कि प्लीज़ चेक करो कि लीक हो रहा है या नहीं लीक हो रहा है। गलती से अगर लीक सिलेंडर आपके घर में डिलीवर हो गया है, आप कॉल करिए उनको, वो आपके घर आएंगे और उसको ठीक करके जाएंगे। सो देयर आर लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब ध्यान में रखेंगे तो ऐसे एक्सीडेंट्स को हम अवॉइड कर सकते हैं, और ये जो एक इसका डिसएडवांटेज है उसको भी हम अवॉइड कर सकते हैं। लास्ट जो हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है नेचुरल गैस। अगेन नेचुरल गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूट मीथेन होता है। ऑलमोस्ट 95% ऑफ नेचुरल गैसेस मीथेन। ऑल्सो स्मॉल क्वांटिटी में इसके पास होता है इथेन एंड प्रोपेन। ठीक है, अगेन इधर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। तो क्या होता है, मीथेन होता है। ऑल्सो स्मॉलर क्वांटिटी में प्रोपेन एंड इथेन भी प्रेजेंट होता है। ठीक, अगेन कैसे बनता है नेचुरल गैस? नेचुरल गैस इज फॉर्म्ड अंडर द अर्थ। अगेन वो फॉसिल फ्यूल्स के ही फार्मूले से ज़मीन के अंदर जब ये जितनी भी सब्जियां होती हैं, पानी में पड़ी हुई जो सब्जियां होती हैं वो सड़ जाती है, गल जाती है, उन पे जब एनारोबिक बैक्टीरिया एक्ट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती हैं नेचुरल गैसेस में। इसी गैसेस फॉर्म्ड अंडर द अर्थ बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स मैटर लाइंग अंडर वाटर and this decomposition is carried by anaerobic bacteria। ठीक है, एंड तो ये तो था कि क्या होता है और कैसे बना था। अब उसके बाद क्या इसके यूजेस है। अगर हम इसकी गैस की, नेचुरल गैसेस की यूजेस की बात करें तो जैसे सारे फॉसिल्स फ्यूल्स के यूजेस थे कि अगेन ये हीटिंग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल दोनों ही जगह पे, इंडस्ट्रीज़ में एज वेल एज घरों में। उसके अलावा यूजेस ऑफ फ्यूल इन थर्मल पावर प्लांट में ये एक फ्यूल की तरह यूज़ होता है। इसके अलावा कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, आई गेस ये हम सब ने अभी सुन लिया होगा, ये बहुत कॉमन हो गया और अच्छा है। CNG, इसको कॉम्प्रेस जो नेचुरल गैस होता है CNG बोलते हैं उसको, इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल। बहुत सारी बसेस निकल गई हैं, ऑटोज़ निकल गए हैं, कार निकल गए हैं, ये सारी की सारी CNG पे चलती हैं। ठीक है, अगर हम लोग एडवांटेज की बात करें CNG की तो अगेन CNG के बहुत सारे एडवांटेज है, क्योंकि ये स्मोकलेस गैस है, ये किसी तरीके का पॉल्यूशन नहीं फैलाता। दूसरा, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ही अच्छी है। एंड तीसरा सबसे जो अच्छी बात इसकी ये है कि इसे डायरेक्टली जो गैस वेल्स होते हैं वहाँ से घरों में डायरेक्टली पहुँचाया जा सकता है वाया नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस, यानी ज़मीन के नीचे बहुत सारी पाइपलाइन बिछाई जाती है और फिर घरों में कनेक्शन दे दिए जाते हैं। आप डायरेक्टली पाइप से अपने चूल्हे में लगाइए और उसको यूज़ कीजिए। तो ये इसका बहुत ही मेजर एडवांटेज है। ठीक है, सो थर्मल पावर प्लांट अगेन हमने बहुत बारी डिस्कस मतलब पढ़ लिया है कि एज अ फ्यूल हम लोग थर्मल पावर प्लांट में यूज़ करते हैं, एज अ फ्यूल हम थर्मल पावर प्लांट में यूज़ करते हैं। तो क्या है ये थर्मल पावर प्लांट? सो थर्मल पावर प्लांट क्या होता है? थर्मल पावर प्लांट एक्चुअली एक प्लांट होता है। डेफिनेशन पे अगर जाएँ तो पावर प्लांट इन विच द हीट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक स्टीम टू ड्राइव टर्बाइंस इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग फ्यूल्स। ठीक है, एक ऐसा सेटअप जहाँ पर कि स्टीम बनाने के लिए हमें हीट की ज़रूरत होती है और वो स्टीम से क्या होता है कि टरबाइन घूमता है। ठीक है, टरबाइन जब घूमता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है। ठीक है, ये समझने के लिए हमें पूरा का पूरा सेटअप देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम डायग्राम में देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास एक लार्ज फर्नेस है, उस लार्ज फर्नेस में पानी जमा कर रखा है, उस फर्नेस के नीचे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उस फर्नेस को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। वो हीट प्रोवाइड करने के लिए हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ फ्यूल यूज़ करते हैं। वो कोल हो सकता है या फिर ऑयल हो सकती है, फिर गैसेस हो सकती है। ठीक है, वो हीट क्या करता है, जैसे हम हीट प्रोवाइड करते हैं फर्नेस में पड़े हुए पानी को, तो वो गर्म होता है और गर्म होने की वजह से वो क्या क्रिएट करता है, स्टीम क्रिएट करता है, यानी कि भाप बनाता है। ठीक है, भाप जो है वो पाइप के थ्रू टरबाइंस तक जाता है। अगेन स्टीम में जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, तो उस प्रेशर की वजह से जो टरबाइंस होते हैं वो मूव करने लग जाते हैं, यानी कि स्टीम टरबाइंस को मूव करने लग जाता है। ठीक है, अगेन अगर आप फिगर में देखेंगे तो टरबाइन से एक शाफ्ट जो है वो जुड़ा हुआ है जो कि जनरेटर से कनेक्टेड है। तो जैसे ही टरबाइन घूमता है वो शाफ्ट भी घूमने लग जाता है, और जब शाफ्ट घूमता है तो जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो ये था थर्मल पावर प्लांट। लाइक ज़्यादा जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है हमारे देश में वो इसी तरीके से क्रिएट की जाती है। लाइक मोर देन
और ये बहुत ही पुराना मतलब पुराना मेथड भी है जहाँ पे हम लोग स्टीम को यूज़ करके फ्यूल से स्टीम को के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये था थर्मल पावर प्लांट। कन्वेंशनल जो सोर्स ऑफ एनर्जी हैं उनकी अपनी लिमिटेशंस है। ठीक है, सबसे जो बड़ी लिमिटेशन उसकी है वो ये है कि वो बहुत ही पोल्यूशन फैलाता है। ठीक है, इसी वजह से हम लोग दूसरे सोर्सेज ऑफ एनर्जी ढूंढते हैं जिनसे पोल्यूशन नहीं फैलता। और ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है डिस्कशन का, जिसमें हमें ये जानना ज़रूरी है कि कैसे कैसे पोल्यूशन फैलता है और हम उसे कैसे कैसे रोक सकते हैं। सो ये जो टॉपिक है इसमें हम लोग यही पढ़ेंगे कि कैसे क्या क्या पोल्यूशन फैलता है फॉसिल्स फ्यूल्स की वजह से। ठीक है, सबसे पहला जो है वो है कि बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल्स प्रोड्यूस एसिडिक गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगेन जो भी फॉसिल फ्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड कोल हो गया या फिर अदर पेट्रोलियम गैसेस हो गई, वो सब जलती हैं जब, तो वो पॉइजनस गैसेस या एसिडिक जो गैसेस होती हैं उसे रिलीज़ करती है। ठीक है, इन एसिडिक गैसेस की वजह से क्या होता है, एसिड रेन होता है। एसिड रेन जब हमारी धरती पे पड़ता है तो जो हमारे प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उन लोग को डिस्ट्रॉय कर देता है। एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं उनकी लाइफ को इंडेंजर्ड करता है। ऑल्सो जो हमारे बिल्डिंग्स हैं उन लोगों को बर्बाद कर देता है, मतलब ऑब्वियसली उनको वीकन करता है। ऑल्सो हमने पढ़ा हुआ है एसिड रेन की वजह से ताजमहल हो गई, ये जो दूसरे मॉन्यूमेंट्स हैं, जो स्टोन्स और मार्बल्स के बने हुए हैं, उन सबको वो डिके करता है ये एसिड रेन की वजह से। ठीक है, दूसरा आपको पता है कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 विच गोज इनटू एयर। ठीक है, CO2 ऑब्वियसली डायरेक्टली हवा में जाता है, हम भी CO2 छोड़ते हैं, वो भी हवा में जाता है। सो इमीडिएट इफेक्ट से ऐसा कुछ खतरनाक नहीं है, लेकिन चूँकि आपको पता है कि प्लांट्स जो हैं वो कट रहे हैं तो CO2 का एब्जॉर्प्शन भी हमारे एनवायरनमेंट में से कम हो रहा है और हमारे जो एनवायरनमेंट का CO2 कंसंट्रेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है। हम लोग ऑलरेडी उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे वी आर ऑलरेडी फेसिंग द ग्लोबल वार्मिंग का जो भी कंसिक्वेंसेस है। तो इसीलिए ये भी ज़रूरी है कि CO2 बहुत ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट में ना आए। ठीक है, नेक्स्ट प्रोड्यूसेस स्मोक विच प्ल्यूट्स द एयर। ऑब्वियसली बहुत ही काला धुआं छोड़ते हैं। जो कोल की अगर हम बात करें तो कोल काला धुआं छोड़ता है, जिससे कि हमारा जो पोल्यूशन जो हमारा एयर है वो पोल्यूट होता है। ठीक है, इसके अलावा बर्निंग ऑफ कोल लिव्स बिहाइंड ऐश। ऐश यानी कि राख बोलते हैं इसको हिंदी में, राख छोड़ता है। राख हवा की वजह से या फिर हवा की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में आ जाते हैं और उससे हवा क्या होती है, पोल्यूटेड हो जाती है। ठीक है, सो ये थे ऐसे, दीज आर द स्पेसेस जहाँ पे कि फॉसिल फ्यूल्स हमारे एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है कि हम इसे कितना कम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बोला क्योंकि पोल्यूशन इज़ द बिगेस्ट इशू वी आर फेसिंग एज ऑफ नाउ। तो हमें चाहिए कि हम इसे कम करें, जितना हो सके कम करें। ठीक है, कम करने के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करने से मना किया है। बहुत सारी चीज़ें अगर आप यूज़ करें विद द टर्म्स एंड कंडीशंस आपको यूज़ करने रहते हैं। ठीक है, उन्हीं में कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जिससे कि पोल्यूशन जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले बाय फिटिंग द व्हीकल्स विथ कैटालिटिक कन्वर्टर्स। ठीक है, जितने भी व्हीकल्स होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, कार हो गया, स्कूटर हो गया, मेरी खुद की स्कूटी में कैटालिटिक कन्वर्टर लगा है। सो कैटालिटिक कन्वर्टर में क्या होता है, उसमें कैटालिटिक कन्वर्टर का जो मेन फंक्शन है वो जो पॉइजनस गैसेस होती हैं, फिर जो एसिडिक गैसेस होती हैं, उनको नॉन पॉइजनस और नॉन एसिडिक गैसेस में कन्वर्ट करती है। ठीक है, अगर सपोज़ करो कि पेट्रोल जलता है जब भी तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ करता है, लेकिन कैटालिटिक कन्वर्टर उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है बिफोर रिलीजिंग इट टू दी एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इसीलिए इन अ वे हम अगर इसको यूज़ करेंगे तो जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, एंड गवर्नमेंट भी ऑल्सो हमेशा चेक करती रहती है। POC की एक टीम बैठी हुई है, वो हमेशा चेक करती है कि आपने अपनी गाड़ी का पोल्यूशन अंडर कंट्रोल चेक किया है कि नहीं किया है। ठीक है, सेकेंड, क्योंकि अगर हम थर्मल पावर प्लांट की बात करें, हमने समझा है वहाँ पर भी कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग थर्मल पावर प्लांट से जनरेट करते हैं और वहाँ पर बहुत सारा कोल या फिर अदर जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उन्हें जो अदर फॉसिल फ्यूल्स हैं उन्हें जला करके हम लोग
लोग हीट क्रिएट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो वहाँ पे ज़रूरी है कंट्रोल पोल्यूशन चेक करना, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बाय वॉशिंग डाउन द स्मोक एंड एसिडिक गैसेस बाय वाटर एंड स्क्रबर्स, ठीक है। क्या होता है, अगेन पावर प्लांट का सेटअप जो होता है वो एक टैंक होता है, टैंक से जब वहाँ पे जल रहा होता है कोल या अदर गैसेस, तो वहाँ पे बहुत धुआं उठता है या फिर एशेस उठता है, तो वो उससे पहले कि चिमनी में जाए या फिर बाहर जाए उनको वाटर से वॉश करना चाहिए, ठीक है। वाटर से वॉश करेंगे तो जो उनका एसिडिक नेचर है वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑल्सो बाय इंस्टॉलिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स इन द चिमनी, चिमनी जो होती है, चिमनी में से देखा होगा धुआं निकलता है, उधर से अच्छा धुआं निकले, मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना भी मुश्किल है, लेकिन कम हार्मफुल हवा निकले और उसमें बहुत ज़्यादा एशेस पार्टिकल्स ना हो, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स लगाना, ठीक है। ये क्या करते हैं, जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं, कैद कर लेते हैं, ठीक है। फिल्टर करते हैं, इन अ वे फिल्टर करते हैं, और फिल्टर करते हैं तो अंदर ही रहता है, हमारी हवा में नहीं जाता। इन फिल्टर्स को हम लोग रेगुलर इंटरवल पे निकाल के यूज़ कर सकते, वहाँ वॉश करके वापस से क्लीन करके वापस से लगा सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द मेथड्स जिससे कि हम लोग का जो पोल्यूशन है वो अंडर कंट्रोल या फिर रिड्यूस कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो ख़त्म होता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी।